Hello students, today we will work on chapter number 2 Lost Spring that is prescribed in class 12th English book Flamingo। आज हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में जानेंगे जो कि फ्लैमिंगो क्लास 12th की इंग्लिश बुक है फ्लैमिंगो, उसका सेकेंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। एट फर्स्ट वी विल नो अबाउट द लेसन, देन अबाउट द ऑथर एंड देन वी विल नो अबाउट द समरी ऑफ द लेसन। सबसे पहले हम लोग लेसन के बारे में जानेंगे। वी मस्ट हैव इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। फिर उसके बाद ऑथर के बारे में जानेंगे, कौन इसके ऑथर हैं, मतलब कौन इसके राइटर हैं, और फिर उसके बाद इस चैप्टर की समरी समझेंगे। लेट अस स्टार्ट अबाउट द लेसन। एज वी ऑल नो, स्प्रिंग इज द सीजन एसोसिएटेड विथ ऑप्टिमिज्म एंड होप। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्प्रिंग, जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, स्प्रिंग जो खो गया। तो स्प्रिंग क्या है? एक सीजन है जो कि मार्च अप्रैल के मंथ में होता है स्प्रिंग सीजन, जिसमें फूल खिलते हैं। ठंडी के ऋतु के बाद, विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन आता है जिसमें फ्लावर्स बहुत ज़्यादा खिलते हैं। तो हम जैसा कि हम जानते हैं स्प्रिंग इज़ द सीजन, स्प्रिंग जो सीजन है एसोसिएटेड विथ ऑप्टिमिज्म एंड होप। ऑप्टिमिज्म यानी आशा, आशावाद, और होप, होप भी होता है आशा। तो स्प्रिंग जो सीजन है ये आशा को डिनोट करता है। इससे एक आशा, इसका एसोसिएशन आशावाद से है। आशावाद होता है, निराशावाद होता है। आशावाद यानी कि सब कुछ लाइफ में अच्छा अच्छा होगा। अगर लाइफ में कुछ समथिंग अच्छा नहीं भी चल रहा है मगर फिर भी एक होप रखना कि नहीं आगे चल के ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और अच्छा ही होगा, तो इसको बोलेंगे ऑप्टिमिज्म। इट ऑल्सो वर्क्स एज मेटाफर फॉर द चाइल्डहुड स्टेज ऑफ आवर लाइफ। ये जो वर्ड है स्प्रिंग, ये जो सीजन स्प्रिंग है, ये एक भी मेटाफर, मेटाफर होता है मतलब कि एक दूसरा उसका सिंबॉलिक मीनिंग, सिंबॉलिक मीनिंग। तो स्प्रिंग का सिंबॉलिक मीनिंग चाइल्डहुड स्टेज से भी है, क्योंकि स्प्रिंग सारे सीजन्स में, जितने भी सीजन है, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम सीजन और स्प्रिंग सीजन, मैक्सिमम यही 5 सीजन है मोस्टली। तो इन सारे 5 सीजन्स में सबसे खूबसूरत सीजन होता है स्प्रिंग सीजन। विंटर में तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, यूरोप के कंट्रीज़ में तो बर्फ़ पड़ जाती है। समर सीजन हमारे यहाँ बहुत ही गर्म हो जाता है, कोई पसंद नहीं करता है। रेनी सीजन में भी, रेनी सीजन को भी अच्छा माना जाता है मगर फिर भी बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत होती है, फ्लड आ जाता है। ऑटम में तो पत्ते ही गिर जाते हैं तो इसलिए खूबसूरती ही चली जाती है। तो रेनी सीजन में क्या होता है कि नए पत्ते निकलते हैं, फूल खिलते हैं, इसलिए रेनी सीजन को सबसे खूबसूरत सीजन माना जाता है। तो इसीलिए रेनी सीजन एक मेटाफर, मतलब एक सिंबॉलिक मीनिंग के रूप में यूज किया जाता है चाइल्डहुड पीरियड के लिए। क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति के जीवन को अगर देखें तो किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे खूबसूरत पीरियड होता है उसका बचपन, चाइल्डहुड पीरियड। हर किसी के लाइफ का सबसे खूबसूरत पीरियड चाइल्डहुड पीरियड होता है। जैसे कि सारे सीजन्स में, सारी ऋतुओं में सबसे खूबसूरत स्प्रिंग होता है, उसी तरह सारे स्टेज, हमारे लाइफ के जितने भी स्टेज हैं वो सारे स्टेज में सबसे खूबसूरत चाइल्डहुड स्टेज होता है, सबसे खूबसूरत हमारा बचपन होता है। इसी तरह यहाँ पे इस चैप्टर में स्प्रिंग सीजन का सिंबॉलिक मीनिंग भी है, मेटाफर यानी सिंबॉलिक मीनिंग चाइल्डहुड पीरियड से लेकर के है। द फेज ऑफ चाइल्डहुड इज ऑल अबाउट इनोसेंस, एनर्जी एंड ट्रिमेंडस इंक्लिनेशन टूवर्ड्स आउटडोर एक्टिविटीज अलॉन्ग विथ फन एंड प्ले। चाइल्डहुड पीरियड को क्या माना जाता है? चाइल्डहुड पीरियड किस चीज़ का पीरियड है? इनोसेंस का। एकदम बच्चा इनोसेंट होता है, एकदम बहुत ही प्यारा, इनोसेंट, निर्दोष। उसका कोई भी कोई कुछ भी गलती नहीं करता है, करता भी है तो कुछ खास ऐसा कोई क्राइम नहीं करता है। इनोसेंट पीरियड होता है। एनर्जी से भरपूर होता है बचपन, हर किसी का बचपन एनर्जी से भरपूर आता है, बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं। एंड ट्रिमेंडस इंक्लिनेशन टूवर्ड्स आउटडोर एक्टिविटीज़, और आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी घर के बाहर की एक्टिविटीज़, यानी आउटडोर गेम्स होते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं। इंडोर गेम्स यानी जो घर के अंदर गेम खेले जाते हैं, जैसे शतरंज हो गया, लूडो हो गया, ये सब गेम। और आउटडोर गेम्स हो गए जो घर के बाहर खेले जाते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, ये सब। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी घर के बाहर की एक्टिविटीज़, मतलब बच्चों का ज़्यादा झुकाव होता है घर की बाहर की एक्टिविटीज़, हमेशा घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और बाहर जा कर के कुछ भी खेलेंगे।
अगर क्रिकेट फुटबॉल ये सब नहीं मिलेगा तो बच्चों के साथ हाइड एंड सीक भी खेलेंगे, छुपन छुपाई, या फिर बहुत सारे गेम्स हो जाते हैं उनके बाहर में, अलॉन्ग विथ फन एंड प्ले, और बहुत ज़्यादा फन करेंगे, मस्ती करेंगे और खेलेंगे। इट इज़ ऑल्सो अ टाइम ऑफ गेटिंग मोर स्किल नॉलेज एंड गोइंग टू स्कूल। और ये चाइल्डहुड पीरियड ही है जो ये पीरियड है स्किल भी गेन करने का, दक्षता गेन करने का, और नॉलेज ज्ञान गेन करने का, और स्कूल जाने का। चाइल्डहुड पीरियड्स के बहुत सारे वर्क हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरपूर होता है, और दूसरा नॉलेज और स्किल गेन करने का भी यही पीरियड है। तो यहाँ पे चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को अगर हम चाइल्डहुड पीरियड मानते हैं, बचपना मानते हैं, तो ये क्या मतलब है कि बचपन खो गया। तो एक्चुअली ये मेटाफोरिकल ही टाइटल है इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर में जो बच्चों की बात की गई है, दो बच्चों की बात हुई है, एक साहब है और एक मुकेश है। तो इन दोनों बच्चों का बचपना खो गया है। तो लॉस्ट चाइल्डहुड के जगह पे राइटर ने लॉस्ट स्प्रिंग वर्ड यूज किया है, क्योंकि लाइफ का सबसे खूबसूरत जो स्टेज है वो चाइल्डहुड है। तो उसको स्प्रिंग से कंपैरिजन किया गया है कि स्प्रिंग पीरियड की तरह, और उसको माना गया है कि वो खो गया इन बच्चों का, जो दो बच्चे हैं साहब और मुकेश, और उनके जैसे हजारों लाखों बच्चे भारत में और विभिन्न देशों में हैं, जिनको बचपन की गतिविधि, बचपन के जो खेलकूद हैं, बचपन में जो पढ़ने का मौका है, ये सब नहीं मिलता है। गरीबी की वजह से उनको काम करना पड़ता है और भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। तो ये उन बच्चों की कहानी है। जो चैप्टर नंबर 2 है लॉस्ट स्प्रिंग, ये उन बच्चों की कहानी है जो बच्चे अपना बचपन नहीं जीते हैं, बहुत कम उम्र में ही अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पे आ जाती है, और अपने घर परिवार की जिम्मेदारी संभालने के लिए बहुत छोटी उम्र में ही, टेंडर एज में ही वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, किसी ढाबा पे बर्तन धोने का, या चाय सर्व करने का, या खाना परोसने का, या फिर कूड़ा कचरा से रैग पिकिंग का, प्लास्टिक बटोरने का, ये सब काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑथर के अनुसार उनका जो स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन यहाँ पे चाइल्डहुड है, उनका जो बचपना है वो खो गया। द लॉस्ट स्प्रिंग टॉक्स अबाउट द नेशनल शेम ऑफ चिल्ड्रेन बीइंग फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। ये जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है, यह बात करता है जो हमारा राष्ट्रीय सेम है, राष्ट्रीय शर्म की बात है कि हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, फिर भी हमारे देश के सारे बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है, और उनको शिक्षा का भी अधिकार नहीं है। वो बच्चे फोर्स किए गए, मतलब ज़बरदस्ती वो गरीबी की ज़िंदगी जीने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन की ज़िंदगी जीने के लिए फोर्स हैं। द मेन two protagonists of the chapter, Sahab Alam and Mukesh, do not live their childhood as they have to carry the burden of poverty and illiteracy. इस चैप्टर में दो मेन प्रोटेगोनिस्ट यानी हीरो, इस चैप्टर में दो हीरो हैं, मतलब दो कैरेक्टर हैं, चीफ कैरेक्टर, एक है साहब आलम और दूसरा है मुकेश। ये दोनों ही पॉवर्टी, बहुत ही गरीबी और अशिक्षा का जीवन जीते हैं। इन लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिला है, ये लोग स्कूल नहीं जाते हैं और काम करते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द ऑथर। ऑथर यानी राइटर के बारे में। इस चैप्टर की राइटर कौन है उसके बारे में बात करते हैं। अनीस जंग इज एन इंडियन फीमेल ऑथर, जर्नलिस्ट एंड कॉलमनिस्ट हु राइट्स फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। इस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग की राइटर हैं अनीस जंग, जो कि फीमेल ऑथर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, पेपर्स में इनके जर्नल्स निकलते हैं, मतलब पत्रकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, कॉलम लिखती हैं पेपर में। हु राइट्स फॉर मेजर न्यूज़पेपर, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के लिए इन्होंने लिखा है, इंडिया और विदेश और इंडिया दोनों जगह के न्यूज़पेपर्स के लिए इन्होंने लिखा है। सी वॉज बोर्न इन राउरकेला एंड बिलोंग्स टू एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली इन हैदराबाद। इनका जन्म राउरकेला में हुआ था, मगर ये बिलोंग करती हैं एक अरिस्टोक्रेटिक मतलब काफ़ी संपन्न धनाढ़ फैमिली, हैदराबाद की एक बहुत ही काफ़ी धनाढ़ फैमिली से ये बिलोंग करती हैं। और फादर नवाब होशियार जंग, इनके पिता का नाम था नवाब होशियार जंग, हु वाज अ रिनाउंड स्कॉलर, जो कि काफ़ी नामी गिरामी स्कॉलर थे, विद्वान थे, पोएट, वर्कड एज द मुसाहिब एडवाइज़र टू द लास्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के जो लास्ट निज़ाम थे उनके ये एडवाइज़र के रूप में इनके पिता ने काम किया है। एंड हर मदर एंड ब्रदर आर ऑल्सो वेल नोन अंडर पोएट्स, और इनकी माँ और भाई ये भी अच्छे खासे नामी गिरामी पोएट्स हैं, कवि हैं।
अब हम बात करते हैं समरी की, समरी ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग डील्स विद द लाइव्स ऑफ टू चिल्ड्रेन नेम्ड साहेब आलम और रैग पिकर एंड मुकेश सन ऑफ अ बेंगल मेकर। ये जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, ये बात करती है, डील करती है दो चिल्ड्रन से, दो बच्चों से। मतलब इस स्टोरी में दो बच्चों का चित्रण किया गया है। एक है साहिब आलम जो कि रैग पिकर है, पिकर यानी कूड़ा कचरा बटोरने वाला। एक्चुअली ये बच्चे क्या करते हैं, जहाँ भी कूड़े कचरों का ढेर होता है वहाँ पे जा करके प्लास्टिक की बोतल्स, प्लास्टिक की थैलियाँ, ये सब इकट्ठा करके अब बोड़ा में भरते हैं और फिर ले जा करके उसको कबाड़ी के यहाँ बेचते हैं। और दूसरा लड़का है मुकेश जो कि एक बेंगल मेकर, बेंगल यानी चूड़ी, चूड़ी बनाने वाले का बेटा है। दो बच्चों की कहानी है ये। The story Lost Spring deals with the deplorable condition of poor children who get forced to miss the simple, joyful moments of childhood because of their socio-economic condition। ये कहानी जो दो बच्चों की है वो ऐसे, ये दो बच्चे तो सिंबॉलिकल रूप से लिए गए हैं। एक्चुअली ये कहानी उन सारे बच्चों की है, उन सारे गरीब बच्चों की है जो कि बहुत ही डिप्लोरेबल कंडीशन, बहुत ही दयनीय कंडीशन में घर की गरीबी की वजह से अपना बचपना जी नहीं पाते हैं। मतलब अपने घर की गरीबी की वजह से वो अपना बचपना जी नहीं पाते हैं और छोटी उम्र में ही काम करने लगते हैं। उनको पढ़ने को नहीं मिलता है, स्कूल नहीं जाते हैं और दो टाइम का भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। दिस चिल्ड्रन आर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग एंड आर कंपेल्ड टू स्टार्ट वर्किंग अर्ली इन लाइफ। इन बच्चों को स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और बहुत कम उम्र में ही ये लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये कहानी दो पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में साहिब आलम की कहानी है जो कि रैग पिकर था, कूड़ा कचरा बटोरता था। और पार्ट 2 में मुकेश की कहानी है जो कि एक चूड़ी बनाने वाले का बेटा था। पार्ट 1 जो स्टोरी है उसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे गार्बेज यानी कूड़ा कचरा, कभी कभी कूड़ा कचरा में मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट है, ये एक बात है जो कि साहिब आलम ने एक बार अनीस जंग को बताई थी। वो जब उससे पूछी थी कि तुम कूड़ा कचरा क्यों बटोरते हो, तो वो बोलता है कि उसको बेच करके कुछ पैसे मिलते हैं और कभी कभी कूड़ा कचरा में कभी कभी 1 रुपया भी मिल जाता है, मतलब उसमें कभी कभी नोट भी मिल जाता है मुझे। तो इस लालच में कि शायद उसमें कुछ पैसे मिल जाए वो कूड़ा कचरा खंगालता रहता है। The first part talks about the writer's impression about the life of the unfortunate rag pickers। फर्स्ट पार्ट है जो इस कहानी का फर्स्ट पार्ट है, वो राइटर्स का इम्प्रेशन, उनका जो रैग पिकर्स को लेकर के क्या इम्प्रेशन उनके माइंड पे पड़ता है उसके बारे में बात करता है। द रैग पिकर्स माइग्रेट फ्रॉम ढाका एंड फाइंड अ सेटलमेंट इन सीमापुरी। ये जितने भी साहिब आलम जो लड़का है और उसकी फैमिली और उसके जैसे हजारों लड़के और उन लड़कों की फैमिली, ये लोग ढाका से माइग्रेट होके आए थे। ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, माइग्रेट यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ये लोग ढाका से माइग्रेट होके आए थे क्योंकि ढाका में जहाँ इन लोगों का गाँव था वो हमेशा वहाँ बाढ़ हो आती थी और इनकी फसल खराब हो जाती थी, तो इनको भूखों मरना पड़ जाता था। तो ऐसी कंडीशन में ये लोग ढाका से आए थे दिल्ली में एक एरिया था सीमापुरी, खाली था जगह, तो वहाँ पे इन लोगों ने अपने टेंट और झुग्गी झोपड़ी बना करके वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिए थे। एक्चुअली ये लोग इलीगल ढंग से ही रह रहे थे, ये लोग लीगल, क्योंकि ढाका दूसरे देश में है, बांग्लादेश में है, और एक देश से हम दूसरे जगह में जाते हैं तो हमें वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम बिना वीज़ा पासपोर्ट के किसी तरह आ जाते हैं तो हम इलीगल ढंग से उसको आना बोलते हैं। तो ये लोग इलीगल ढंग से खाना की तलाश में, भोजन की तलाश में, 2 वक्त की रोटी की तलाश में ये लोग इलीगल ढंग से ढाका से, बांग्लादेश से यहाँ पे सीमापुरी में रह रहे हैं। चूँकि ये लोग इलीगल ढंग से रह रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट भी इन लोगों का कोई सुख सुविधा का ख्याल नहीं कर रही है, मगर फिर भी हैं तो ये लोग इंसान ही, लीगल है या इलीगल है। दे एंड अप लूजिंग देयर फील्ड्स एंड होम्स ड्यू टू स्टॉर्म्स। मैं जैसा कि बोली थी, बाढ़ की वजह से, स्टॉर्म्स की वजह से, आंधी तूफान की वजह से उन्होंने अपना घर खेत सब खो दिया था। दे देन कम टू द बिग सिटी टू फाइंड अ लिविंग बट आर पुअर। वो लोग इसीलिए इस दिल्ली जैसे बड़े शहर में आए थे कि यहाँ उनको कुछ खाने का जुगाड़ हो पाएगा। द ऑथर देन वॉचेज साहेब द रैग पिकर वेरी मॉर्निंग who is always
स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन हर नेबरहुड। और ये मतलब सुबह सुबह ही बहुत अर्ली मॉर्निंग अनीस जंग की नज़र पड़ती थी इस पे, लड़के जो साहिब आलम पे, बहुत ही सुबह सुबह उनकी नज़र इस लड़के पे पड़ी। और ये क्या कर रहा था, इनके नेबरहुड में जो गार्बेज था, कूड़ा कचरा था, उसमें खोज रहा था कुछ चीज़। गार्बेज इज एक्चुअली द मीन ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स एंड इट इज़ समथिंग रेप्ड इन वंडर फॉर द चिल्ड्रन। अब बोल रही है ना कि गार्बेज जो है, इनके बड़े जो हैं, इनके मम्मी पापा जो हैं, अंकल आंट हैं, मतलब कि जो बड़े लोग हैं, ये जो ढाका से आए हैं, इन लोगों के लिए गार्बेज कूड़ा कचरा सर्वाइवल का मतलब जीवित रहने का एक माध्यम है। उसी कूड़े कचरे में से प्लास्टिक को बिन करके या कुछ ऐसी जो काम वाली चीज़ें हैं उसको कबाड़ी के यहाँ बेच करके इन लोगों का 2 टाइम का खाना हो पाता था। तो उनके लिए सर्वाइवल का जरिया है, बड़े लोगों के लिए, एल्डर्स लोगों के लिए। मगर बच्चों के लिए ये तो आश्चर्य की दुनिया है, क्योंकि उसमें कभी कभी इनको इनके खेलने के लिए कभी खिलौना मिल जाता है उस कूड़ा कचरा में, और कभी इनको पैसा मिल जाता है। तो इनके लिए सर्वाइवल का तो मीन्स है ही है, मगर इनके लिए एक आश्चर्य का वो खजाना है। मतलब बच्चों के लिए वो कूड़ा कचरा एक खजाना है, उसमें से कभी कभी इनको पैसा मिल जाता है और एक खुश हो जाते हैं। समटाइम्स द चिल्ड्रन फाइंड अ कॉइन और कॉइन ऑफ 1 और 2 फ्रॉम इट। कभी कभी इनको 1-2 रुपये के सिक्के भी उसमें से मिल जाते हैं। इवन दिस काइंड्स हैव डिजायर्स एंड एम्बिशंस बट दे हैव नो क्लू अबाउट इट। एक्चुअली ये जो गार्बेज कूड़ा कचरा रैक पिकर्स जो हैं, इनका भी अपना एम्बिशन है, कुछ आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, मगर कोई क्लू नहीं है, कोई जरिया नहीं है कि कैसे अपनी आशाओं और इच्छाओं को पूरा किया जाए। हाउ टू अचीव देम, इसका कोई क्लू नहीं है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर अनरिचेबल टू देम, फॉर इंस्टेंस शूज, टेनिस एंड सिमिलर स्टफ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन बच्चों से कोसों दूर हैं, जैसे कि शूज। इन बच्चों के पास शूज नहीं है, नंगे पैर है, सब दिन भर कूड़ा कचरा बेचते खंगालते रहते हैं सब। एक जगह टेनिस होता है और ये बच्चे बहुत मतलब चाव से वो टेनिस का गेम देखते हैं सब। ये सब भी चाहते हैं कि हमें भी टेनिस का स्टफ मिल जाए, वो सब सामान मिल जाए, हम भी टेनिस खेलें, मगर इन लोगों को तो वो चीज़ें मुश्किल है। लेटर ऑन साहब स्टार्ट्स वर्किंग एट अ टी स्टॉल वेयर ही अर्न्स 800 रुपीज़ एंड ऑल्सो गेट्स टू ईट ऑल द मील्स बट द जॉब टेक्स अवे हिज फ्रीडम। फिर बाद की कहानी में क्या होता है कि जो लड़का है साहिब आलम, उसको एक चाय की दुकान में काम मिल जाता है, जहाँ पे उसकी पगार होती है 800 रुपया पर महीना और 3 टाइम का खाना। तो एक्चुअली रैग पिकिंग से तो अच्छा ही था उसको, कम से कम रैग पिकिंग में तो कभी खाना मिलता था, कभी नहीं हो पाता था, मगर उसको 3 टाइम का खाना मिलेगा और 800 रुपये भी मिलेंगे, तो उससे तो अच्छा ही है। मगर बुरा क्या हुआ कि अब उसकी आज़ादी चली गई। रैग पिकिंग में क्या था कि आज़ाद था, जब मर्जी तब रैग पिकिंग किया, जब मर्जी तब खेल भी लिया, कहीं मन हुआ कहीं जाने का तो चला भी, मतलब आज़ाद था, उसका झोला उसका खुद का था। और अभी क्या है कि अभी टी स्टॉल पे जो वो दूध का केतली लेके चलता है दूध लाने के लिए, तो वो उसका नहीं है, उसके मालिक का है, मतलब उसकी आज़ादी चली गई। अब पार्ट सेकेंड, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। पार्ट सेकेंड जो है उसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये पार्ट सेकेंड मुकेश की कहानी है और मुकेश का ये स्टेटमेंट है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश के फादर चूड़ी बनाते थे और मुकेश चूड़ी बनाने वाला बिजनेस नहीं करना चाहता है, वो चूड़ी बनाने वाला काम नहीं करना चाहता है, वो कुछ अलग करना चाहता है, वो एक मैकेनिक बनना चाहता है। वो अनीस जंग से मिलता है, तो अनीस जंग को अपनी बात अपनी अच्छाएँ बताता है कि मैं एक मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं कार चलाना चाहता हूँ। द सेकेंड पार्ट इज़ अबाउट द लाइफ ऑफ मुकेश हु कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर। सेकेंड पार्ट उस लड़के की कहानी है जो चूड़ी बनाने वाले की फैमिली से आता है। फिरोजाबाद इज़ क्वाइट पॉपुलर फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद एक सिटी है भारत में जो कि फेमस है चूड़ी के लिए, चूड़ियों का शहर बोला जाता है फिरोजाबाद को। वहाँ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ बनती हैं, कांच की चूड़ियाँ। A staggering 20,000 children are part of this business and any law that forbids child labor is brutally ignored here. उस समय जब ये कहानी लिखी गई थी तब अनीस जंग ने एक एक्सपेक्ट किया था, लगभग एक अंदाज़ा लगाया था कि लगभग 20,000 बच्चे इस चाइल्ड मेकिंग के बिजनेस में हैं। मतलब चाइल्ड बनाने के लिए लेबर की जो ज़रूरत होती है, मजदूर की, तो उसमें बच्चों को लगाया जाता है, क्योंकि बच्चे काफ़ी कम कॉस्ट पे, काफ़ी कम फेयर में काम कर लेते हैं वेजेस पे। बड़े लोगों की जो मेहनताना होता है, मजदूरी होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, बच्चों की मजदूरी थोड़ा कम होती है। इस वजह से जो भी चूड़ी बनाने वाले बिजनेसमैन हैं वो लोग बच्चों को हायर करते हैं। तो लगभग 20,000 बच्चे इस चूड़ी बनाने वाले काम में मजदूर के रूप में काम करते हैं और भारत में 14 साल से नीचे के बच्चे को काम करना मना है, कानूनी
अवैध है ये, एक तरह से इलीगल है। मतलब किसी भी छोटे बच्चे को, 14 साल से छोटे के बच्चे को आप काम नहीं करा सकते हो। मगर वही बोल रही हैं कि इतना कड़ा कानून होने के बावजूद भी इतने कड़े कानून को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है और 20,000 बच्चों को लगभग यहाँ पे मजदूर के रूप में काम कराया जाता है और कोई भी प्रशासन इसको ध्यान नहीं दे रहा है। ऑल्सो द वर्किंग एनवायरनमेंट एंड द लिविंग कंडीशन आर पैथेटिक। और फिर उसके बाद बोलती हैं कि एक तो पहले ये इलीगल है बच्चों से काम कराना, और दूसरा जिस इन्वायरमेंट में वो काम करते हैं बच्चे, वो काफ़ी पैथेटिक है। पैथेटिक यानी दयनीय है। चिल्ड्रन लिव इन डिंजी सेल। डिंजी सेल यानी अंधेरा, अंधेरा छोटे छोटे कमरे। सेल्स यहाँ पे रूम्स को लेकर के है। रूम्स ऐसे रूम है जिसमें खिड़की है, ना रोशनदान है, ना कुछ है, तो वो रूम क्या है? एक सेल है। डिंजी सेल, अंधेरा कमरा। तो वो बच्चे कैसे कमरे में काम करते हैं? एकदम अंधेरे कमरे में। एंड वर्क अराउंड हॉट फर्नेस। फर्नेस यानी भट्टियाँ, और गर्म भट्टियों के आगे बैठ करके चूड़ियाँ बनाते हैं। शीशा को पिघलाया जाता है, फिर उसको गोल गोल बनाया जाता है, फिर उसको जोड़ा जाता है। तो ये सब भट्टी के आगे ही होता है और अंधेरे कमरे में। तो वो बच्चों के स्वास्थ्य पे काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है। दैट मेक देम ब्लाइंड व्हेन दे एंटर एडल्टहुड। बोल रहे हैं कि इस कंडीशन में लगातार काम करने से जब वो बच्चे एडल्ट होते हैं, मतलब जब जवान होते हैं, तब तक से तो वो अंधे हो जाते हैं। अंधे कमरे में भट्टी के आगे लगातार काम करने से जब वो अपनी जवानी में आते हैं तब तक से अंधे हो जाते हैं। सिंस दे आर वेड डाउन बाय डेप्ट। फिर और वो लोग झुके हुए हैं। डेट यानी कर्ज से। दे कैन नॉट थिंक और फाइंड एनी वे टू एस्केप दिस ट्रैप। वो उन लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे इस ट्रैप यानी मकड़ जाल, इस जाल से कैसे हम निकले। उनके ऊपर इतना कर्जा होता है कि वो बंधे होते हैं वो काम करने के लिए। वो वहाँ से जा नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। द पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन, मिडल मैन एंड ब्यूरोक्रेट ऑब्स्ट्रक्ट देयर वे ऑफ प्रोग्रेस। कहीं ना कहीं अनीस जंग को ये लगता है कि इन लोगों की दुर्दशा के पीछे पॉलिटिशियंस, नेताओं का हाथ है। पुलिसमैन, पुलिस के जो लोग हैं उन लोगों का हाथ है। मिडल मैन, जो दलाल हैं, उनका हाथ है। और ब्यूरोक्रेट्स मतलब अफसरशाही अधिकारियों का हाथ है। क्योंकि हमारे देश में कड़ा कानून है कि 14 साल से छोटे बच्चे से आप काम नहीं करा सकते, फिर भी इन बच्चों से काम कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब पॉलिटिशियन, नेता, पुलिस, अधिकारी, दलाल, सब के सब मिले हुए हैं और सब के सब उनको बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो भी चूड़ी बनाने वाले बिजनेसमैन होंगे वो सब इन लोगों को, नेताओं को, पुलिस को, अधिकारियों को, सबको पैसा पहुंचाते होंगे सब। इसीलिए वो सब इन बच्चों को निकालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई बच्चा निकलने का कोशिश भी करता है तब भी उसको फिर से पकड़ के उसी में डाल दिया जाता है, निकलने नहीं दिया जाता है। मोस्ट वीमेन इन सच फैमिलीज थिंक दैट दिस इज देयर फेट एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन। अब ऐसे परिवार के जो औरतें हैं वो सोचती हैं कि ये उनका दुर्भाग्य है और यही उनका भाग्य है और यही उनका ट्रेडिशन है। कई पुश्त दर पुश्त उनकी जो खानदान के लोग हैं यही काम करते आ रहे हैं, इसलिए उनको भी यही काम करना है। बट मुकेश इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फॉक्स देयर। मगर बाकी जो लोग वहाँ पे हैं उन लोगों से जो मुकेश नाम का छोटा सा बच्चा है वो अलग है। ही हैज़ ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। वो ख्वाब देख रहा है मोटर मैकेनिक बनने का। द गैरेज इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हिज हाउस बट ही शैल वॉक। गैरेज जो है थोड़ी दूर पे है, उसके घर से काफ़ी दूर पे है, मगर वो पैदल ही वहाँ पे जा कर के मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। वो अब इस चूड़ी बनाने वाले फैक्ट्री में मजदूर का काम नहीं करेगा। वो थोड़ा हटके सोच रहा है और अपनी बात अनीस जंग को बताता है। ओके, अब ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। बाय।